KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जालोर के सोनगरा चौहानों का अध्ययन करेंगे। जालोर के सोनगरा चौहानों की बात की जाए तो इससे पहले हम इस पर प्रकाश डाल लेते हैं कि ये जो जालोर है इसका नाम कैसे पड़ा और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो जालोर की बात की जाए तो जालोर को जालोर क्यों कहते हैं, पहला प्रश्न तो ये आता है। तो ये याद रखना, ऐतिहासिक स्रोतों की बात की जाए तो एक तो इसका प्राचीन नाम था जाबालीपुर। क्या नाम था? जाबालीपुर। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम था। तो प्राचीन नाम इसलिए था क्योंकि जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी। जाबाली नामक एक ऋषि हुआ था, तो जाबाली ऋषि की क्या रही थी, ये तपोभूमि रही थी। ये आपको याद रखना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हालांकि ये तपोभूमि नहीं पूछेगा लेकिन आपको ये पूछ सकता है जाबालीपुर किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था, जो आप तुक्के से भी लगा सकते हैं क्योंकि जाबालीपुर जालोर मिल रहा है। दूसरा एक और तर्क लगाया जाता है, यहाँ पे जाल वृक्ष की अधिकता थी। कौन से वृक्ष की अधिकता थी? जाल वृक्ष। जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसको क्या कहा जाता था? जालोर। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आती है कि जालोर के जो पहला राजा कोई विशिष्ट यहाँ पे रहा हो तो वो कौन रहा है। तो इसके बारे में ये बताया जाता है कि सबसे पहले अपने को जो उल्लेख मिलता है राजस्थान में, तो 4 वंशजों की उत्पत्ति हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो प्रतिहार में, गुर्जर प्रतिहारों में बात की जाए तो एक शासक हुआ था जिनका नाम था नागभट्ट पष्ट। क्या नाम था? नागभट्ट पष्ट। नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाई थी। जालोर को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी। इसको थोड़ा याद रखना। गुर्जरों की नागभट्ट पष्ट की ये राजधानी रही थी और इन्होंने यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण कराया था जिसको कहते हैं सुवर्णगिरी का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सुवर्णगिरी। देखो, एक तो होता है स्वर्णगिरी और एक होता है सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी की बात की जाए तो स्वर्णगिरी तो है जैसलमेर। कहाँ पे है? जैसलमेर। ये तो पड़ता है जैसलमेर में। और दूसरी बात की जाए सुवर्णगिरी, और सुवर्णगिरी कहाँ पे पड़ता है? जालोर में। ठीक, तो सुवर्णगिरी इसको कहा जाता है, कांचनगिरी, स्वर्णगिरी। तो इस दुर्ग का निर्माण भी संभवतः इन्होंने कराया था। मैंने कहा संभवतः। इतिहासकार इस मत पे हैं कि पहले वहाँ से कोई ना कोई दुर्ग था, बाद में फिर अब शासक आएंगे वो इसका पुनर्निर्माण करा के इसका वो कर देंगे। तो स्वर्णगिरी, कांचनगिरी इनका नाम है। इनके बाद में, प्रतिहारों के बाद में, ये जो जालोर वाला जो क्षेत्र था वो थोड़ा सा आगे विस्तारित हुआ और इस पर परमारों का अधिकार रहा। प्रतिहारों के बाद किसका अधिकार रहा? परमारों का अधिकार रहा। और परमारों का जब अधिकार था उस समय यहाँ जो अपना जालोर के पास एक पड़ता था नाडोल। कौन सा डोल? नाडोल। नाडोल आपने सुना होगा। नाडोल में भी चौहान थे। तो नाडोल के जो चौहान थे वो उस समय एक चौहान था नाडोल का शासक अल्हण। अल्हण का आपने नाम सुना होगा। अल्हण का यहाँ का एक शासक रहा है। अल्हण बड़ा प्रसिद्ध शासक था और उनका पुत्र जो था वो उससे भी महायोद्धा था और उनका नाम था कीर्तिपाल। कौन सा पाल? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल चौहान। तो अल्हण के बाद में कीर्तिपाल चौहान राजा बनता है। कीर्तिपाल चौहान खतरनाक किस्म का आदमी था, तो नाडोल में रहने वाला नहीं था। इसने क्या किया, राजस्थान की बात की, एक आप नक्शे को देख लेंगे तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। नाडोल पाली में पड़ता है और पाली राजस्थान का एकमात्र जिला है जो 7 जिलों को छूता है। ये तो आपने ज्योग्राफी में देखा होगा।
तो ये पाली है और पाली के नीचे ये जालोर है। कौन सा लोर है? जालोर। और ये इधर सिरोही है, सिरोही। मैप के आप देखेंगे तो ये तुम्हारा मेवाड़ है। कौन सा वाड़? मेवाड़। तो कीर्तिपाल ने क्या किया कि मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया? मेवाड़। और कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण करके और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो कीर्तिपाल ने मेवाड़ के समर सिंह को पराजित कर, समर सिंह को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार। अब आप इसका एक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आ रहा है ना पूरा। तो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं किसकी? कीर्तिपाल की। कीर्तिपाल की। तो कीर्तिपाल ने क्या किया? किस पर अधिकार कर लिया? मेवाड़ पर। मेवाड़ पर अधिकार। और जब मेवाड़ पर अधिकार कर लिया तो मेवाड़ का उस समय राजा था समर सिंह। कौन था? समर सिंह। समर सिंह को उन्होंने पराजित कर दिया, लेकिन समर सिंह का छोटा भाई था कुमार सिंह। क्या नाम था? कुमार सिंह। और कुमार सिंह ने बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया और ना केवल उसने मेवाड़ जीता बल्कि मेवाड़ के साथ क्या जीत लिया? नाडौल। क्या जीत लिया? नाडौल। तो इसके नीचे ही समर सिंह के छोटे भाई क्या नाम था? कुमार सिंह ने मेवाड़ के साथ क्या जीता? नाडौल जीता। अब देखो इनके क्षेत्र, इनकी जो राजधानी थी नाडौल भी इनके हाथ से निकल गई। अब आदमी कहीं ना कहीं तो भटकेगा। तो यहाँ से ये थोड़ा भटकता भटकता आगे निकलता है और जब ये यहाँ नाडौल पाली से आ गया था तो यहाँ पे पड़ता है जालोर। क्या पड़ता था? जालोर। और जालोरों पर किसका अधिकार था? परमारों का। तो इन्होंने 1182 में परमारों को पराजित कर किस पर अधिकार कर लिया? जालोर पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? जालोर पर अधिकार किया। अब देखो जालोर पर इन्होंने अधिकार किया तो अब थोड़ी सी इनके बारे में अपन देख लेते हैं। पहली चीज तो ये याद रखना कि ये जो थे इन्होंने वहां जो दुर्ग था जिसका नाम था, क्या दुर्ग था? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी इसको सोनार दुर्ग तो कहाँ का है? सुवर्णगिरी। और इसको सोनगिरी दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? सोनगिरी दुर्ग। क्योंकि सोनगिरी पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? सोन पहाड़ी पर। सोन पहाड़ी पे सोनगिरी है ना, ये याद रखना। और इसको कांचनगिरी भी कहते हैं। कांचनगिरी ये जालोर दुर्ग के नाम है। किसका नाम है? जालोर दुर्ग के नाम। और एक चीज़ इसमें एक और याद रखना, जालोर दुर्ग के साथ ही इन्होंने एक स्वतंत्र, क्योंकि देखो सोनगिरी थी और इनके ये कौन से चौहान कहलाए? वंश सोनगरा चौहान। कौन से चौहान है? सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान। तो देखो सोनगरा और सोनगिरी। तो सोनगिरी पर्वत पर अधिकार कर लिए तो उनका नाम पड़ गया सोनगरा चौहान। जैसे अपन कहीं वही उधर जाके रहते थे पंडाला में तो उसे पंडाला क्या बोल जाए कहते हैं, ऐसे बैंड पड़ जाते हैं नामों में। नहीं देखा कभी? नामों में ऐसे बैंड पड़ता है, जहाँ पे जाके रहते हैं उसी नाम से प्रसिद्ध चौहान ही है, लेकिन कौन से हैं? सोनगरा चौहान। आ गया समझ? तो ये तुम्हारा कीर्तिपाल चौहान। इसके लिए दो चीज़ें याद रखना। मूणोत नैनसी का आपने नाम सुना होगा। कौन है ये? हैं?
राजपुताने का अबुल फजल। कौन है? राजपुताने। मारवाड़ के राजा थे जिनका नाम था महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के राज दरबारी थे, उनके दीवान थे। तो मुणोत नैन सिंह ने इन्हें कहा है कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा, इसके बारे में याद रखना। और दूसरा एक अपने को बनता है सुंडा पर्वत अभिलेख। कौन सा पर्वत? सुंडा पर्वत अभिलेख। और उसमें इनका नाम जो है वो मिलता है राजेश्वर। क्या मिलता है? राजेश्वर। तो ये दो चीज याद रखना, इनके ऊपर कंपटीशन बेसिस पे कोई क्वेश्चन बढ़ जाए तो। कीर्तिपाल चौहान की जब मृत्यु होती है तो इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी जो बनता है उनका नाम था समर सिंह, समर सिंह चौहान। और समर सिंह चौहान की बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 1196 से 1205 क्या था? 1205। ये थोड़े कम समय के लिए रहे, 8-9 साल के लिए रहे। इनके बारे में एक चीज़ याद रखना, इनके देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जालौर पड़ता है और जालौर की सीमा यहाँ पे किससे छूती है? गुजरात से। कौन सी रात से? गुजरात। इसके पास में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? गुजरात। अब गुजरात से अपना संबंध रखना चाहेगा। और उस समय देखो 1196 1205 गुजरात का राजा कौन था? याद करो। अरे हैं, देखो आप गुजरात का मैं कम से कम 10 बार ले चुका। अब पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना था आपने? तो पृथ्वीराज ने गुजरात के किस राजा को पराजित किया था? भीमदेव चालुक्य। मंदबुद्ध हो तुम, छिन्नी कुमारी की लड़ाई लड़ी थी, भूल गए ना तुमने? नागौर युद्ध है ना। तो भीमदेव चालुक्य से इन्होंने अपना संबंध बनाए और इन्होंने अपनी पुत्री, इन्होंने अपनी पुत्री लीलावती, कौन सी वती थी? लीलावती का विवाह किसके साथ किया? भीमदेव चालुक्य के साथ किया। किसके साथ किया? भीमदेव चालुक्य। भीमदेव सेकंड भी कह दो इसको, भीम सेकंड भी कहते हैं, भीमदेव चालुक्य के साथ किया। इसको थोड़ा याद रखना, ठीक। ये था समर सिंह चौहान, और कोई स्पेशल इसके पॉइंट है नहीं। समर सिंह चौहान के बाद में जो नेक्स्ट राजा बनता है, ये दिख रहा है क्या? उनका नाम था उदय सिंह, उदय सिंह सोनगरा। और इनकी बात की जाए, उदय सिंह सोनगरा या उदय सिंह चौहान भी कह सकते हो आप, तो इनका कार्यकाल जो था 1205 से लेके और 1257 तक, ये इनका कार्यकाल था। अब बिंदु आता है कि भाई इनके बारे में पॉइंट स्पेसिफिक, तो इनके बारे में दो चीज़ें याद रखना, क्योंकि इस समय जो राजा रहे थे दिल्ली सल्तनत के, उनसे संबंध चालू हो जाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला प्रखर राजा होता 1210 में चालू हो गया था, उसका नाम था इल्तुतमिश। 1210 से 36 तक रहा था वो इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का कार्यकाल मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ। इल्तुतमिश 1210 से 36, और फिर उसके बाद में उसकी बच्ची बनती है रजिया सुल्ताना, का नाम सुना होगा। 36 से 40 दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान, ठीक। तो इन्होंने इल्तुतमिश ने 1228 में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। अब देखो इस आक्रमण के दो रिजल्ट बताए जाते हैं। अपने जो हमीर हटवा या कोई अन्य अपने साहित्यिक ग्रंथ हैं, वो तो सब ये मानते हैं कि इस आक्रमण को असफल कर दिया था। क्या कर दिया था? असफल या विफल कर दिया था, अपने ऐतिहासिक स्रोत मानते हैं। लेकिन फारसी तवारीख का मतलब, फारसी तवारीख जानते हो? अरे राजाओं के साथ जो आए थे फारसी में जो लिखते थे, जैसे मान लो मैंने कल परसों एक नाम भी लिया था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था जिन्होंने खजाइन उन फुतो लिखी थी?
अमीर खुसरो, क्या नाम था? तो फारसी में लिखते थे, फारसी तवारीखों। तो फारसी तवारीखों में ये कहा जाता है कि इन्होंने 100 ऊंट और 20 घोड़े देकर अधीनता स्वीकार की। क्या स्वीकार की? अधीनता। तो जो भी हो, मैंने दोनों तथ्य बताए हैं। मैं जितना सोच रहा हूं उतना ये सोच रहा हूं कि उदय सिंह उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा हिंदू राज्य जो था, उसका सबसे शक्तिशाली शासक लगभग यही उभर के आया था 1205 से 57 तक। आप ये भी देख रहे हो कि इन्होंने 50-52 साल राज भी किया है, तो कहीं ना कहीं शक्तिशाली रहा होगा तभी के। एक दूसरा 1254 ईस्वी, और इस पर नासिरुद्दीन ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? नासिरुद्दीन के आक्रमण को विफल किया। और इसमें याद रखना, अब तक का सबसे शक्तिशाली शासक ये था, अब तक का सबसे शक्तिशाली शासक। तो ये तुम्हारा कौन था? उदय सिंह सोनगरा। आप इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, इनके बाद में 2 और शासक बने। एक का नाम था चाचिकदेव, और इनका कार्यकाल 1257 से लेके 82। और चाचिकदेव के बाद में अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम था सामंत देव चौहान। सामंत देव चौहान की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1282 से लेके और 1305 तक। ठीक, अब इनके बारे में देखते हैं। देखो, इनका जो संबंध चलेगा वो 2 चीज़ों से चलेगा। एक तो दिल्ली सल्तनत से क्या संबंध था, और एक दूसरा इनका संबंध चलेगा अड़ोस पड़ोसी राज्य से। 2 ही अपन देखते हैं राजाओं के संबंध। तो दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो उस समय गुलाम वंश था। गुड़ खा तस्लामी, मैंने सूत्र बताया होगा अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है। गुड़, गुलाम, खा खिलजी वंश, तय तुगलक वंश, सैयद वंश, ला यानी लोधी वंश, मैं यानी मुगल वंश। तो गुलाम वंश जो था वो 1206 से लेके 1290 तक था। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। गुलाम वंशों के यहाँ लिख दूँगा। सबसे पहले इनका था कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुना होगा आपने, जिनको चौगान पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई 1206 से 1210 ईस्वी। फिर इनके बाद में इनका पुत्र बनता है आराम शाह, जो 1210 में कुछ समय तक बना। आराम शाह को हटा के इनका जीजाजी बना, जिनका नाम था इल्तुतमिश। कौन सा मिस? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1210 से लेके और 1236 रहा। इल्तुतमिश अपनी बेटी को बनाना चाहता था राजा, लेकिन बन गया राजा इसका बेटा, जिसका नाम था रुकमनुद्दीन। इनका कार्यकाल 1236 में। फिर इनकी जो पुत्री थी रजिया सुल्तान बड़े खतरनाक थी। उन्होंने जनता की सहायता से विद्रोह किया और पहली रजिया सुल्ताना राज्य एक महिला राजा बनती है, और ये 1236 से लेके और 40 तक। फिर उसके बाद में अगला शासक बना बहराम शाह। और बहराम शाह का जो कार्यकाल था वो 1240 से 42। बहराम शाह के बाद में मसूद शाह बना, और ये 1242 से 46 तक राजा रहा। मसूद शाह के बाद में अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद। अभी जो मैं अभी जिसकी बात कर रहा था, इन्होंने 1247 में आक्रमण किया था। 1200 अभी लिखा था मैंने, कब किया था? 54 में, सॉरी। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1246 से 66 तक। और इनके बाद में था बलबन, सबसे खतरनाक तुर्कानी चहलगानी चालसी दल का जो निर्माता था। तो 1266 से इन्होंने राज्य किया,
और 76 और 86 87 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। और उसके बाद में कैकुबाद और फिर लास्ट में क्यूमर्स था। क्यूमर्स ये तो कुछ समय के लिए बना था, 1287 से 90 और ये 90 में। तो ये जो था ये गुलाम वंश था। कौन सा वंश था? गुलाम वंश कहते, इसको इलबरी भी कहते हैं कई बार, इलबरी वंश। इनसे राजाओं से इनके क्या संबंध रहेंगे ये आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि फिर यहाँ पे देखो ये अगला शासक, मैंने कहा कि उदय सिंह की बात की जाए तो 1205 से 57 था, तो सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसमें मैंने बताया था कि इसने 8 भी 9 कह दो, एक पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान को जिसने पराजित किया था मोहम्मद गौरी, तो गौरी भी इनके समकालीन ही था। ठीक है, तो ये। और कानड़देव प्रबंध में ये लिखता है कि नासिरुद्दीन महमूद जो था, नासिरुद्दीन महमूद को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। चलो यहाँ पे अपन ने देख लिया। अब देखो सामंत देव चौहान की बात की जाए, सामंत देव कह दो या सामंत सिंह भी कह दो, एक ही बात है, सामंत सिंह। सबसे पहले तो इसके समकालीन शासकों की बात करो, 1282 से 1305। तो यहाँ पे 1282 में आप देखो, एक तो ये बलबन आ गया, कैकुबाद और क्यूमर्स। अब इसके बाद में गुलाम वंश के बाद में आ गया था खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। और खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश में एक तो तुम्हारा था गयासुद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका पूरा नाम ये था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इनका कार्यकाल था 1290 से 96। और दूसरा था तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में आप सभी जानते हैं, एक के, जिन्हें अपने नाम से प्रेम से कहते हैं, एक के। और इनका कार्यकाल 1296 से 1316। और उसके बाद में मुबारक शाह बना 1316 से 20 तक। तो वो अपने काम नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, मुबारक शाह 1316 से 20 तक। ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो इनके समकालीन एक तो था बलबन, लेकिन बलबन ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। बलबन के बाद में दूसरा कौन था? कैकुबाद। कैकुबाद भी इन्होंने कोई आक्रमण नहीं किया। क्यूमर्स तो वैसे ही कुछ 10-5 दिन के लिए बना होगा, इसको तो छोड़ ही देना आप। अब आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में पहला शासक कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अब देखो, जलालुद्दीन खिलजी एक बार पहले भी आक्रमण करने आया था, बताओ, हमीर देव चौहान पे आया था, रणथंभौर के दुर्ग पहले जहां इनको जीत लिया था 1290 में, याद आया कुछ? तो फिर आगे बढ़ा था वो। तो 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। तो ये अब देखो, अब इसका प्रतिकार करने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों के पास जाएगा। तो उस समय बताओ कौन शासक था? या गुजरात का वाघेला शासक, मैंने आपको पहले भी बताया था, गुजरात का वाघेला शासक था जिसका नाम था सारंगदेव। गुजरात के वाघेला शासक सारंगदेव। ये मैंने तब बताया था जब हमीर देव चौहान जो था वो दिग्विजय की नीति अपना रहा था, और दिग्विजय की नीति के तहत उसने आबू को भी जीता था। और आबू का जो प्रताप सिंह था वो गुजरात के वाघेला शासक सारंगदेव का क्या था? सामंत था। ये लिखाया था मैंने वहाँ पे, याद आया कुछ? तो गुजरात के वाघेला शासक जो सारंगदेव था, उसकी सहायता से जेके को वापस खदेड़ा। अब देखो, जेके वैसे जलालुद्दीन खिलजी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सका, थोड़ा कमजोर दिल आदमी था, तो इसको वापस इन्होंने भेज दिया। अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद की बात की जाए तो उसके बाद में अगला राजा कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खतरनाक राजा था। तो 1296 में एके अगला सुल्तान बना, और एके ने एक महत्वाकांक्षा, बताओ, एके की 2-3 महत्वाकांक्षाएं थी, पता है क्या क्या थी?
एक तो विश्व विजय की योजना, किसकी योजना? विश्व विजय। उससे वो चाहता था पूरे विश्व को मैं जीत लूँ बस। सिकंदर शानी की उपाधि उन्होंने धारण की थी पूरे विश्व। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खतरनाक आदमी था। दूसरी उन्होंने एक और की थी विश्व धर्म की घोषणा, भाई अपन पूरे विश्व में एक ही धर्म हो। तो विश्व विजय की योजना जब इसको पता लगता है तो ये थोड़ा कमजोर हो गया था, तो इन्होंने अपने पुत्र को नॉमिनेट कर दिया, प्रतिनिधि बना दिया अपना, जीवित रहते हो अपना प्रतिनिधि। इनकी मृत्यु कब होगी? 1305 में। लेकिन इन्होंने 1296 में अपने जो अधिकार थे, राज्य के अधिकार, वो किसको दे दिए थे? अपने बच्चे। तो जीवित रहते हुए अपने पुत्र कानड़ देव सोनग्रा को शासन अधिकार सौंपे। बोला आप इसका सामना करो जो भी है। और इसी दौरान 1298 में गुजरात पर आक्रमण करके उनकी सेना लौट रही थी, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो उनके शिवलिंगों को उन्होंने छुड़वाया कानड़ देव ने और 5 विभिन्न स्थानों पर प्रतिस्थापित कराया। ये चीज़ मैं कानड़ देव में बता दूंगा। 1298 में एक की गुजरात अभियान से लौटती सेना से शिवलिंग के टुकड़े छुड़ाए। किसके टुकड़े छुड़ाए? शिवलिंग। और इन्हें 5 स्थानों पर प्रतिस्थापित किया। 5 स्थानों पर, ये याद रखना। तो यह अपने पुत्र को पूरा शासन अधिकार देता है, इसका पुत्र ही सारा कार्य कर रहा है। तो अब अपने इसके पुत्र यानी कानड़ देव सोनग्रा के बारे में देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जिन पे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक इनके ऊपर प्रश्न बने या न बने, लेकिन कानड़ देव सोनग्रा एक ऐसा है कि आप इतना पढ़ लो या कानड़ देव सोनग्रा अकेला पढ़ लो, उसका बराबर महत्व है। तो आज हम इतना ही देखेंगे। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। ले लो ये स्क्रीनशॉट।